नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आखिरकार उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि अब वो मीटिंग करना चाहता है भारत के साथ, क्योंकि उसको पता चल गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हो रखे हैं इस वक्त, अगर देखें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग है, चाइना किसी का सगा नहीं है। और इसीलिए नेपाल अब ये सोच रहा है कि किस तरीके से वो भारत के साथ फिर से रिश्ते मधुर करें। और इसीलिए केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की और कोविड-19 से लेकर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई दी। और वहीं पर अगर बात करें तो अब वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जिस तरीके से भारत को अस्थायी सदस्यता मिली थी और 194 देशों में से 182 देशों ने समर्थन दिया था, उस पर भी उन्होंने बधाई दी। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से हमने देखा नेपाल कुछ दिनों से चाइना के कहने पर किस तरीके की तनाव भरी बातें, किस तरीके की बयानबाजी, चाहे वो प्रभु राम को लेकर हो या फिर सीमा विवाद को लेकर हो, लेकिन अब जो स्थिति है पाकिस्तान को वो देखकर ये समझ गया है, सऊदी अरेबिया उससे कट रहा है, किस तरीके से पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको बुरी तरीके से लताड़ा जा रहा है। जो इजराइल का और यूएई का समझौता हुआ उस पर चाइना तो स्वागत कर रहा है लेकिन पाकिस्तान स्वागत नहीं कर रहा है। इससे दिखाई देता है कि अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, चाइना किसी का भी नहीं है, कभी भी वो कहीं भी साथ छोड़ सकता है। इसीलिए क्या नेपाल इसी बात को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातें और भारत से रिश्ते मधुर करने की कोशिश कर रहा है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि नेपाल को जो इस समय लग रहा है, असली बात यह है कि अब फ़ोन करना तो एक एटिकेट है कि अब हमारा स्वतंत्रता दिवस है तो पड़ोसी मुल्क होने के कारण से एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को विश करता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, बड़ी बात यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें परिषद में गैर सदस्यता स्थायी सुरक्षा परिषद में जो हमें टेम्परेरी सदस्यता के लिए सदस्यता मिली है और जिन देशों ने हमें सपोर्ट किया वो 184 देशों ने, वो घटना 1 महीने पुरानी हो गई लगभग। आज उनको याद आया 1 महीने बाद कि मुझे तो इस पर बधाई देनी चाहिए थी। तब कहाँ थे वो? तब चीन के कहने पर वो नया नक्शा जारी कर रहे थे, तब वो जो है विवादित बयान दे रहे थे, हमारी सेना सफल है, हम लेके रहेंगे। मतलब आपको हम कह रहे हैं कि हमारे छोटे भाई हो, रोटी बेटी का संबंध है, सब एक दूसरे से मधुरता में रहते हैं, हमारे देश ने पासपोर्ट वीज़ा लागू नहीं कर रखा है, सारी छूट दे रखी है। 60 लाख के करीब नेपाली भारत में अपना रोजगार करके पैसा कमा रहे हैं और अपने देश में ले जा रहे हैं। इन सबके बावजूद अगर कोई हैंकड़ी दिखाए, दादागिरी दिखाए, वो लगता ही था कि वो चीन के इशारे पर ऐसा कर रहे थे। लेकिन नेपाल के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि जैसे भारत ने नेपाल की कोई ज़मीन कब्जा कर बहुत बड़ा अत्याचार किया है नेपालियों पर, और नेपाल की जनता को भी भड़काने की कोशिश की। कुछ लोग उसमें कमेंट भी कर रहे थे उल्टा सीधा, चैनलों के बारे में भी उल्टा सीधा कमेंट किया गया, चैनलों को बैन तक किया गया कि आप हमारी बात क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि केपी शर्मा ओली की निजी ज़िंदगी के बारे में, चीन की जो राजदूत है उसके बारे में कुछ खबरें चल रही थी जिससे वो परेशान हो गए थे। अब जब उनको आज ये लगा है कि देखिए पाकिस्तान कितना बड़ा देश है, चीन उसके पीछे लगातार खड़ा है, पूरे इस्लामिक कंट्रियों के साथ लेकर के वो चल रहा था, लेकिन उसने भारत से पंगा लिया, भारत को उसने आतंकवादी दिए पाकिस्तान ने। तो आज भारत ने जब ठानी है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, तो आज पाकिस्तान की क्या हालत है कि वहाँ 200 से 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, महंगाई बढ़ गई, जनता त्राही त्राही कर रही है। और अब वो आतंकवाद भी नहीं पैदा कर पा रहा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड उसे पीछे से चीन से पैसा मिल रहा था, अब आतंकवादी भारत में घुसते ही मार दिए जाते हैं। भारत की सेना के पास इस समय जो टेक्नोलॉजी है और जो उनका शौर्य है, वो पहले से पराक्रम बहुत ऊंचा है, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि आतंकवाद के नाम पर 0 टॉलरेंस, जो आएगा सो मारा जाएगा। और पिछले दिनों में 150 से ऊपर आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी, छोटे मोटे तो पता नहीं कितने मारे हैं, खूंखार कमांडर लेवल के आदमी लगभग 150 के करीब हमारी सेना मार चुकी है। अब उसने ये सोचा कि ये पैतरा तो चल नहीं रहा है, जम्मू और कश्मीर धारा 370 ये तो चल नहीं रहा है, तो इस्लामिक कंट्रियों का साथ लेने की कोशिश की उसने कि भारत को घेर सके, लेकिन पाकिस्तान उसमें निष्फल हो गया, क्योंकि मोदी जी की कूटनीति जो है
उसके अनुसार उन्होंने उन इस्लामिक सभी 2-3 अगर इस्लामिक कंट्रियों को छोड़ दें, पाकिस्तान है, मिस्र है, ईरान है, इनको अगर छोड़ दें तो आप देखिए कि वो सारे के सारे बाकी देशों का समर्थन आज मोदी सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, और इसलिए पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। आज पाकिस्तान घर का ना घाट की वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि चीन भी उसका साथ अब देगा नहीं, मजबूरी है उसकी, क्योंकि अब उसने गिरवी रख लिया है, उसको पाकिस्तान को कब्जा करना है। तो भारत के खिलाफ चीन ने पाकिस्तान को यूज किया, तो अब पाकिस्तान फंस गया है चीन के शिकंजे में, भारत का तो कुछ कर नहीं पा रहा है। इसी तरह चीन ने नेपाल को साथ लेने की कोशिश की और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की भारत के विरुद्ध, के भड़काओ भटकाओ, और फिर उसके बाद उस रास्ते से चीन के वो भारत को परेशान करने की कोशिश करे। तो इसमें भी वो सफल नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि नेपाल का जो जीवन है वो भारत के बिना संभव नहीं है, उतना आसान नहीं है, क्योंकि जो चीन की सीमा है, अगर वहाँ से वो सामान लाते भी हैं तो वो इतना महंगा हो जाएगा कि चीन में बहुत महंगाई हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत वो जिस देश पे कोई एहसान फ्री में करता ही नहीं है, वो कोई मदद करता है तो उस देश को कब्जा लेता है, जैसा उसने ताइवान के मामले में किया। तो वो कोशिश यही कर रहा है, और इसीलिए नेपाल की जनता को समझ में आया कि चीन से रिश्ते प्रगाढ़ करने का मतलब है चीन के शिकंजे में फंसना। और फिर केपी शर्मा ओली भी उस कम्युनिस्ट विचारधारा को ही आगे बढ़ा रहे थे। अब लेकिन उन्हें समझ में आया कि अगर आपने चीन के कहने पर भारत से पंगा लिया तब आप ही को परेशानी होनी है, जनता को ही परेशानी होनी है। और आप देखिए ना भारत का व्यवहार, भारत सरकार की तरफ से 2003 से लेके अब तक आप देखिए कि लगभग 77 जिलों में 798 करोड़ का लगभग निवेश करके वहाँ की स्थिति को बेहतर करने का काम भारत सरकार ने किया है। 798 करोड़ रुपया कोई छोटा नहीं होता है अमाउंट। और इसलिए अब दोबारा से सरकारें बैठेंगी, ये तय हुआ है 17 तारीख में फिर से नेपाल और भारत सरकार के बीच बात होने जा रही है। भारत सरकार के जो नेपाल में विनय कवात्रा हैं वो वहाँ राजदूत हैं, उनकी और नेपाली विदेश सचिव जो है शंकर दास वैरागी, उनका जो है मीटिंग होनी है। और ये तय होना है कि आगे नेपाल के विकास के लिए भारत की तरफ से जिन जिन क्षेत्रों में उनको सहयोग करना है उसको किस प्रकार से लागू करना है। भारत हमेशा से ये करता रहा है, अब दोबारा से एक तरह से रिव्यू मीटिंग है। जब माहौल ख़राब होता है तो ये मीटिंग पेंडिंग होती गई, अब ये दोबारा से उसमें होना है। तो जिसमें वो प्रोजेक्ट हैं जो पहले से चल भी रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, पेयजल के क्षेत्र में, जैसे मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में पीने का पानी बेहतर पहुंचे, वही योजनाएं मोदी सरकार ये चाहती है कि नेपाल के अंदर भी लागू हो, तो वहाँ अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा हो, पेयजल की सुविधा हो, वहाँ बिजली अच्छी रहे। उसके लिए वो जो पावर प्रोजेक्ट है वो लग रहा है, उसका काम अभी चल रहा है। तो इन सब मुद्दों पर बैठकर 17 तारीख को जो मीटिंग होना तय हुआ है वो तभी हुआ है कि जब स्थितियाँ दोनों देशों के बीच नॉर्मल हुई है, बेहतर हुई है। और इसी बीच केपी शर्मा ओली ने जो ये प्रधानमंत्री को बधाई दी है, ये तो एक फॉर्मेलिटी भी होती है, लेकिन असली बात यह है कि वो 17 तारीख की जो मीटिंग हुई है उसमें बैठ कर के आगे की रणनीति, आगे की योजना जो बनेगी, मैं कहता हूँ आगे आने वाले समय के लिए नेपाल और भारत दोनों देशों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। और एक तरफ चीन को भी उससे एक संदेश जा रहा है कि हमारे पुराने रिश्ते हैं भारत और नेपाल के, इसमें चीन बीच में खटास लाने की कोशिश करेगा तो उसका भी पैंतरा चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत पुराने रिश्ते हमारे दोनों देशों के हैं। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बहक सकता है, लेकिन उस केपी शर्मा ओली को अपने देश में इतना भारी विरोध सहना पड़ा, जिसके कारण उनको अपना कदम शायद पीछे वापस लेना पड़ा। चीन के कहने पर ही उन्होंने अयोध्या के नाम पर भी विवादित बयान दिया था। उनको विचार करना चाहिए कि कम्युनिस्ट विचारधारा को अपने देश में लागू करके देश को बर्बाद करना है, या अपनी संस्कृति, पुरातन सनातन धर्म के कारण उनको इस देश को बचाना है और भारत के साथ मिलकर चलना है। ये नेपाल को तय करना है। भारत तो हमेशा मधुर रिश्ते चाहता है, मधुर रिश्ते बनाने के लिहाज से आज तक कभी भी प्रधानमंत्री ने, हमारे किसी भी मंत्री ने कोई भी उत्तेजक बयान नहीं दिया है। नेपाल को हमेशा भाई कहकर ही संबोधित किया है। रोटी बेटी का रिश्ता है, ये आगे चलते रहे तो दोनों देशों के लिए बेहतर होगा।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा ये सही है, क्योंकि नेपाल के लिए भी यही बेहतर होगा कि वो भारत से पंगे ना ले, क्योंकि इस तरह जो तनाव की स्थिति वो पैदा करता है, नुकसान उसी का होगा। और जिस तरीके से भारत पहले भी उसकी मदद करता आ रहा है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई भी आपदा हो, हमेशा भारत और भारत की सेना उसके लिए खड़ी रही है। और आज अगर वो इस तरीके के पंगे लेता है तो आने वाले दिनों में उसको ही कष्ट होगा, और इसीलिए सोच समझ के उसको कदम उठाने चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।